नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और एसएससी सीएचएसएल का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। एक पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूं जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीएस डिस्कस हो चुका है। 4 वीडियोस में डाल चुका हूं। अब जो पेपर है वो मॉडल पेपर 2 है और पहला जो आता है आपका टॉपिक वो है इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है ना। तो इंग्लिश के इसमें 25 क्वेश्चन होंगे तो उन्हें डिस्कस करेंगे। 25 इंग्लिश के होते हैं, 25 आपके मैथ्स के होते हैं, 25 आपके रीजनिंग के होते हैं और 25 आपके जीएस के होते हैं। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग। इंस्टेड मतलब बजाय पैनिक होने के। आप जानते हैं इट इज़ गुड टू कीप योर सेल्फ सेफ एंड नॉट गेट एनिक्सियस वेन एवर देयर इज ऑफ नेचुरल कैलमिटी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे गलती कहाँ पे, वेन एवर देयर इज ऑफ नेचुरल कैलमिटी। ऑफ नहीं आता, देखो मैं बताता हूँ, ऑफ नहीं आता, इज। ऑफ रिलेशन को बताता है। तो ये जो प्रीपोजिशन है आपकी ऑफ वो नहीं आएगी यहाँ पे। आएगा आपका क्या, एक आर्टिकल आएगा या आप डिटर्मिनर्स बोल सकते आ। ठीक है ना, आ जाएगा अननेचुरल कैलमिटी। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग इट इज़ गुड टू कीप योर सेल्फ सेफ एंड नॉट गेट एनेक्सियस वेन एवर देयर इज अ नेचुरल कैलमिटी। तो आंसर जो बनेगा जहाँ पे गलती है वो है आपका ऑफ नेचुरल कैलमिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन ऑफ द ऑफ is incorrect. The preposition of is used to expressing the relations between a part and a whole. The determiner a should be used in the place of the of the preposition of. ठीक है ना। लिखा होता है determiner a is used to modify the non specific और non particular nouns। ठीक है, जैसे here और natural calamity। तो आंसर जो बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, आ जाएगा। ठीक है ना। मिस्टेक पॉइंट्स होता है कीप डज नॉट, कीप डज टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन सर्टेन केसेस। कीप क्या करता है कि अगर कीप कहीं पे आता है तो रिफ्लेक्सिव नाउन को, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है जो जैसे मी माई सेल्फ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, यू योर सेल्फ इस तरीके से बोलते हैं आपका। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नाउन जो अपने पे आ जाता है, या रिफ्लेक्सिव होता है माइन, इस तरीके से आ जाता है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इस तरीके से आप याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंसेस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें भी देखना, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट कॉफी इज नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर्स हाउएवर इट इज एक्चुअली गुड फॉर। अब यहाँ पे पता लग रहा है हाउएवर थोड़ी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही कॉफ़ी इज़ नॉट जस्ट लव्ड फॉर इट्स फ्लेवर, कि केवल अपने फ्लेवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती या पसंद नहीं की जाती, बल्कि ठीक है ना इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर द बॉडी एंड माइंड एज वेल। तो हाउएवर नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बट। क्या आएगा यहाँ पे, बट। तो ये याद रखना आप लोग, यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे गलती है। तो लिखा हुआ है इन दिस गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ द एडवर्ब हाउएवर इज इनकरेक्ट। द एडवर्ब हाउएवर इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट दैट कंट्रास्ट विथ और सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट समथिंग दैट हैज़ बीन सेड प्रीवियसली। वो कॉन्ट्रडिक्ट करे। हाउएवर तभी आता है जब कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट हो, एक दूसरे का अपोजिट होता है। बट आता है सेम के लिए। द प्रीपोजिशन बट शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द एडवर्ब हाउएवर। द प्रीपोजिशन बट मीन्स अपार्ट फ्रॉम अदर देन। तो ये याद रखना कि हाउएवर कब आता है, जब कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट्स होता है। ठीक है ना, जब विरोधाभास पैदा होता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूज होगा आपका बट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्म लिखनी है। तो आई टोल्ड माई ब्रदर नॉट टू मेस अप द थिंग्स इन द कबोर्ड। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो या आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, तो मैं हमेशा जो पकड़ता हूँ वो पकड़ता हूँ टेंस से। ठीक है ना, सबसे पहले मैं टेंस देखने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पे जाऊँगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जाऊँगा, या फिर उसका जो आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच पे तब जाऊँगा कि उसमें क्या टेंस कौन सा पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हो नॉट टू मैस अप द थिंग्स इन द कपबोर्ड। अब पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर इसका डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, ये आपका क्या इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे विल आ रखा है। तो अगर डायरेक्ट में विल है तो या तो वो विल को ही क्या कर देगा, रखेगा, या फिर वो वुड में बदल जाता है। क्या बदल जाता है आपका, वुड में बदल जाता है। ये आपने याद रखना है कि विल वुड में बदल जाता है आपका। तो ये तो वुड कहीं पे आ नहीं रहा। अच्छा, डिडंट जब आता है, जब आपको डिडंट आता है तो डिडंट जो होता है ये आता है आपका किस में, ये आ जाता है आपका बोल सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो मतलब ये हैड को लेगा। तो ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा। नॉट मैस अप द थिंग्स इन द कपबोर्ड, ये हो सकता है, या फिर आएगा डोंट मैस अप। तो नॉट मैस अप नहीं आता, डोंट आता है, डू नॉट। ठीक है ना। तो आई सेड टू माई ब्रदर डोंट मैस अप द थिंग्स इन द कपबोर्ड। ठीक है ना, तो आंसर जो बनेगा ये वाला बनेगा, वो डोंट आ जाएगा। जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रखी है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपकी,
यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप समझ सकते हैं। वैसे भी एक चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो इंपरेटिव सेंटेंसेज हो। सेंटेंसेज कुछ 5 प्रकार के होते हैं आपके, मतलब वैसे 4 भी बोल सकते हो। जैसे आपका एसर्टिव सेंटेंसेज आ जाते हैं जिसमें आपका सॉरी एसर्टिव सेंटेंसेज आ जाते हैं जिसमें आपका आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस आ सकते हैं। दूसरे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, यस नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और डब्ल्यू एस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनका क्या होता है आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, मतलब क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तीसरा जो आता है वो इंपरेटिव सेंटेंसेस आता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस जो है आदेश सूचक जिन्हें बोला जाता है, इसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इस तरीके से आ जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। इंपरेटिव का पार्ट होता है ऑप्टेटिव, वैसे आप ऑप्टेटिव को अलग रख सकते हैं। ये गॉड फॉर्मेशन रिलेटेड होता है, मतलब गॉड से रिलेटेड, जैसे विश हो गया, प्रे हो गया, इस तरीके से आ जाता है। कर्श हो गया, इस तरीके से आ जाता है। और एक आता है आपका लास्ट जो आता है वो आता है आपका इंपरेटिव हो गया। और लास्ट तो मैं भूल रहा हूँ यार, कौन सा रहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है आपका। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपका जो चल रहा था वो किस में चल रहा था, आपका वो इंपरेटिव सेंटेंसेस में चल रहा था। ये चीज़ आप याद कर लेना। बाकी चीज़ जैसे यहाँ पे बता दूँ, प्रेजेंट सिंपल मैं हमेशा इसी चीज़ से देखता हूँ और 99% आपका जो होता है वो इसी से पकड़ा जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल अगर कभी आता है तो वो इनडायरेक्ट में आपका पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट में, मतलब प्रेजेंट पास्ट में बदलता है, सीधे बस सीधे, बिल्कुल ऐसा सीधे, ठीक है ना। अच्छा, पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, ठीक है भाई। अब दूसरा है क्या है कि प्रेजेंट की जितनी भी चीज़ें वो पास्ट में बदलती है। अब पास्ट का जो पहले वाला है जो इंडेफिनिट होता है वो तीसरे में बदलता है, मतलब किस में, परफेक्ट में। और जो कॉन्टिन्यूस वाला है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है, बस इतना याद रखना। और फ्यूचर जो चलता है वो अलग ही चलता है। फ्यूचर सिंपल जो होता है प्रेजेंट कंडीशनल में आ सकता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो कंडीशनल कॉन्टिन्यूस में आता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अब देख लेते हैं, रोहन इज वाटरिंग द प्लांट, तो ये पता लग रहा है एक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो इज है, इज लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं टेंस ही देखता हूँ। जब क्या होता है कि आपका इसमें नीचे की तरफ जाता है, जैसे उसमें आपने देखा होगा ना, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में बोला, जब प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है कि आपका नीचे की तरफ चलता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज होता है, सीधे आपने याद रखना है। कॉन्टिन्यूस जो होता है वो अपने आप को तो लेता है, उसके साथ बीइंग को ले लेता है। और जो परफेक्ट होता है वो बीइंग के साथ बीन को लेता है, बीन बीइंग ले लेता है चौथे वाले में, इस तरीके से याद रखना आपने। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इज लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं मानूँ तो ये किस में लिखा हुआ है आपका, कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ है तो ये बीइंग को फॉलो करेगा। अब या तो इज बीइंग आएगा या फिर देखना पड़ेगा क्या आता है। तो आपने देखा होगा कि जब एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में। अब द प्लांट आ जाएगा पहले, तो द प्लांट आर। अब देखो बीइंग तो कहीं लगा हो तो ये गलत हो जाएगा। रोहन इज, ये तो ये गलत हो जाएगा। द प्लांट आर बीइंग, अब देखो प्लांट से शुरू करना है और यहाँ नीचे देखो वर लगा हुआ है तो वर तो आ नहीं सकता, तो प्लांट, द प्लांट्स आर, और आगे देखो बीइंग लगा हुआ है, वाटर्ड बाय रोहन, तो ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि एक्टिव को पैसिव में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट, देखना है कि इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे। तो लिखा हुआ द बुक्स कवर वाज रेड इन कलर। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता जब नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। क्या आती है, जब नॉन लिविंग थिंग्स है तो वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट होता है आपका क्या, एपोस्ट्रॉफी एस लगाना। तो ये पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता। यहाँ पे जाता है द कवर ऑफ द बुक, इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा द कवर ऑफ द बुक वाज रेड इन कलर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द गिवन सेंटेंसेस बिगिन विद द एक्सप्रेशन ऑफ द बुक्स कवर। अ बुक्स इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड जनरली वी डू नॉट यूज द एपोस्ट्रॉफ्स एस आफ्टर द नॉन लिविंग थिंग्स टू शो द पोजेशन, ठीक है ना। स्थिति विशेष के लिए इसे यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। द बुक्स कवर तो इस तरीके से नहीं आएगा, बस याद रखना द कवर ऑफ द बुक आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये वाला द बैट्स स्टिकर। अब बैट है तो ये नॉन लिविंग थिंग है, स्टिकर हैज कम ऑफ, तो बैट्स नहीं आएगा, द स्टिकर ऑफ द बैट आ जाएगा। थोड़ा बदल देते हैं इसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आर्टिकल प्लस पार्ट आता है, फीचर प्रॉपर्टी क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स आता है, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका चेंज हो जाता है वो। नेक्स्ट चलते हैं, अनिल हैड नॉट नोन। तो यहाँ पे देखना अनिल हैड नॉट, तो ये पता लग रहा है यहाँ पे कि आपका ये चल रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है, और नॉट नोन एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट अंटिल। अब यहाँ पे अंटिल लग गया, और ही हैड फाउंड, जब तक की, ठीक है ना, अंटिल जो आता है, ठीक है ना, जब तक कि ही हैड फाउंड दिस बुक। तो अनिल हैड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अनिल को कुछ पता नहीं था किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, अंटिल ही हैड फाउंड दिस बुक, जब तक कि उसने किताब खोज न ली हो, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ याद रखना है कि जब कभी भी आपका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है
वो अगर किस में आ रहा है, परफेक्ट में आ रहा है, पास्ट परफेक्ट में आ रहा है, पास्ट परफेक्ट में जब जाता है तो पास्ट परफेक्ट जो लास्ट वन होता है, जो बाद वाली जो होती प्रोसेस, वो हमेशा किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आसान है पहचानना, तो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो आपने बस यहाँ से क्या हटा देना, हैड हटा देना, सीधा आंसर बन जाएगा ही फाउंड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, द गिवन सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अनिल हैड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड ही हैड फाउंड दिस बुक, connected by the until. Both the sentences are in the past tense and until is used as the conjunction. When we talk about the two past events, देखो जब हम दो पास्ट इवेंट की बात करते हैं, देन द इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर, जो पहले हो रहा है, जैसे ये वाला हो रहा है कि अनिल को तब तक कुछ पता नहीं लगे जब तक उसे किताब नहीं मिल जाती, ठीक है ना। तो जो पहला वाला तो पास्ट परफेक्ट में चलता है, और बाद वाला जो होता है अगर उसे किताब मिल जाएगी तो उसे पता लग जाएगा, तो जो बाद वाला चलता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चलता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आप जान ले, ठीक है ना। तो याद रखना कि पास्ट जो पहला होता है, जो फर्स्ट बोलते हैं, जो बोल सकते हैं जो फर्स्ट हैपन, या अर्लियर जो बोल सकते हैं, जो अर्लियर जो आपका बोल सकते हैं कंडीशन जो अप्लाइड होती है, या जो भी आपका क्या होगा, जो घटना पहले हो रखी है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो बाद वाली घटना वो इंडेफिनिट में चली जाती है। बस आपने इतना याद रखना है। इसी तरीके से और पूछा जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखना कि जब ये फ्यूचर के साथ बनता है, तो अगर कोई चीज़ है, अगर लेटर विल बी, देखो लिखा हुआ है, when we talk about the two future events in the same sentence, that the event that is going to happen later will be in the future indefinite tense. जो बाद वाला वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड द इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन लेटर विल बी, ठीक है ना, तो वो किस में चल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो बाद वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। बस इतना याद रखना है। तो ही विल नॉट सिंग बिफोर यू इंस्टेड, तो ये आपका पहला वाला जो है वो किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, और बाद वाला आपका किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये चीज़ें आप लिख लेना कॉपी में, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है जब ग्रामेटिकल एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका क्लोज टेस्ट है, और 5 यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने। तो लिखा हुआ, द जज आस्क्ड द प्रिजनर्स इफ ही हैड एनीथिंग टू से, द रिप्लाई, पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए, मोटा माटी जो अंदाजा आ जाएगा। द जज आस्क्ड द प्रिजनर इफ ही हैड एनीथिंग टू से, द रिप्लाइड दैट, अब कोई रिप्लाई कर रहा है तो वो प्रिजनर ही कर रहा होगा, दैट रिप्लाइड दैट ही हैड सेट ऑल ही वांटेड इफ ही वर गॉड। अब देखो गॉड की बात, वुड पनिश हिज, ठीक है ना, एक्यूजर्स फॉर देयर ग्रेट, द जज कुड डू वट ही वांटेड, कर सकता है, ही हैड क्लियर एंड वाज नॉट अफ्रेड, वो डरता नहीं है, प्रिजनर ऐसा बोल रहा है, ऑफ एनीथिंग हिज फेथ इन द गॉड वाज। तो वो देखो यहाँ पे गॉड की बात कर रहा है, गॉड चाहे तो उसे पनिश कर सकता है उसके किए गए कर्मों के लिए, और बाद में गॉड की बात कर रहा है, तो ठीक है। तो द जज आस्क्ड द प्रिजनर इफ ही हैड एनीथिंग टू से, अब द प्रिजनर, अब रिप्लाई कौन करेगा, जज करेगा क्या, रिप्लाई तो कौन करेगा, वही करेगा ना, एक्यूजर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे प्रिजनर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्रिजनर, गॉड तो हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा, द जज आस्क्ड द प्रिजनर इफ ही हैड एनीथिंग टू से, द प्रिजनर रिप्लाइड दैट ही हैड सेड ऑल ही वांटेड इफ ही वाज कन्विक्टेड, कंसील्ड, कंट्रोल्ड और कंटिन्यूड। तो यहाँ पे जो आता है किसके केसेस में, अगर बोल सकते हैं प्रिजनर के केस में आता है, तो वो एक्यूजर है वो कन्विक्ट करेगा, क्या करेगा, कन्विक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे कन्विक्टेड मीन्स द हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए आता है, वर्डिक्ट ऑफ ज्यूरी ऑफ द डिसीजन एज अ जज। कंसील्ड जो होता है केप्ट सीक्रेट होता है, मतलब किसी चीज़ को छुपा के रखना, हिडन रखना। कंट्रोल तो आप जानते हैं, नॉट शोइंग इमोशन, हैविंग वन फीलिंग्स अंडर द कंट्रोल। और कंटिन्यूड आप जानते हैं, विदाउट अ ब्रेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कन्विक्टेड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया आपका, द जज आस्क्ड द प्रिजनर इफ ही हैड एनीथिंग टू से, द प्रिजनर रिप्लाइड दैट ही हैड सेड ऑल ही वांटेड इफ ही वर कन्विक्टेड, गॉड वुड पनिश हिज एक्यूजर्स फॉर देयर ग्रेट। अब क्या होगा, इनजस्टिस, इनजेन्युइलिटी, इनकैंटेशंस या इनएबिलिटी। तो ये होगा इनजस्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की बात होगी। तो इनजस्टिस जो आएगा, इनजस्टिस आता है लेक ऑफ द फेयरनेस ऑफ द जस्टिस। इनजेन्युइलिटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ द बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल एंड द इन्वेंटिव, ये लिख लेना है। इनकांटेशन जो होता है वो अ सीरीज ऑफ द वर्ड सेट इन अ मैजिक स्पेल और द चार्म। इनएबिलिटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनएबल टू डू समथिंग। तो यहाँ पे इनजस्टिस हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है, द जज कुड डू व्हाट ही वांटेड, ठीक है ना, जज कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे। ही हैड क्लियर, कंसाइंस, कॉल्यूजन्स, कोलाइजन्स, कॉन्सियस। तो यहाँ पे आता है वर्ड कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है कि मीन्स अ पर्सन मॉरल सेंस ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, उसको सेंस है क्या सही है क्या गलत है, व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड टू वंस बिहेवियर। कॉलिजन मतलब होता है सीक्रेट ऑफ द इलीगल कॉपरेशन ऑफ द कॉन्स्पायरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर। कोलाइजन मीन्स एन इंटेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट द अनदर। और कॉन्सियस मतलब होता है अवेयर ऑफ द एंड रिस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आएगा कंसाइंस आएगा।
अच्छा लास्ट देख लेते हैं, एंड वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग हिज फेथ इज गॉड वर्स। अब आता है यहाँ पे ऑब्स्टिनेट या रेजोल्यूट, कॉम्प्लेसेंट या फिर आता है स्टलवर्ट। तो यहाँ पे बनता है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट मतलब होता है अनवेलकम सिचुएशन के लिए होता है, ठीक है ना, जिसको चाह नहीं रहा, वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम, जिसको बदल नहीं सकता। तो वहाँ पे आता है आपका कौन सा, ऑब्स्टिनेट आता है। रेजोल्यूट मीन्स होता है एडमायरेबली प्रपोजफुल या डिटरमाइंड या अनवेवरिंग। कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है शोइंग द स्मग और द अनक्रिटिकल सेटिस्फिकेशन विद वन सेल्फ और द वंस अचीवमेंट। और स्टेलवर्ट मतलब होता है लॉयल, रिलायबल एंड द हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। तो ये मीनिंग जरूर लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट बताना है मुझे जिंग्विस्टिक का। अच्छा जिंग्विस्टिक होता है क्या है, तो जिंग्विस्टिक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिंग्विस्टिक होता है कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, ठीक है ना, देशभक्ति होती है स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ द एग्रेसिव और वॉर लाइक फॉरेन पॉलिसीज से होती है, नेशनलिस्ट या ठीक है ना, या बाइस्ड जिसे बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अपोजिट क्या होगा। अब जिंग्विस्टिक मतलब नेशनलिस्ट भी होता है, पैट्रियोटिक भी होता है और बाइस्ड भी होता है, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, तो बाइस्ड का अपोजिट क्या बन जाएगा, अनबाइस्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं फेडरलिस्टिक क्या होता है, फेडरल जैसे संघ को बोला जाता है, पर्सन हु एडवोकेट और सपोर्ट अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच सेवरल स्टेट यूनाइट अंडर अ सेंटर। तो आप जानते हैं जैसे भारत में कौन सा सिस्टम है, तो भारत कौन सी फेडरलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है ना, अर्धसंघीय हमारी क्या संरचना सूत्र है किसका, संविधान का, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है बजाय किसके, स्टेट्स के, ठीक है ना। स्टेट के पास भी पावर है पर ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास। अनबायस्ड होता है शोइंग नो प्रिजडिस फॉर द ऑन और द अगेंस्ट द समथिंग, इम्पार्शियल, न्यूट्रल, फेयर, इसे बोलते हैं अनबायस्ड। अब जानते हैं ना जो बिल्कुल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जबकि बायस्ड जो होता है वो एक ही तरह की भावना रखता है। अच्छा कॉग्निजेंट मतलब होता है हैविंग नॉलेज और द अवेयरनेस, याद रखना बहुत ही अच्छी मीनिंग है। और ये हो गया आपका, ठीक है, तो अनबायस्ड आ जाएगा यहाँ पे जिंग्विस्टिक का। नेक्स्ट आता है माइम। माइम का भी हमने क्या देखना है, अपोजिट देखना है। माइम का मतलब होता है वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर। तो बस पता चल गया यहाँ पे कौन सा होगा, ट्रैंक्विलिटी हो जाएगा। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस और काम खत्म, ठीक है ना। चाउस जो मतलब होता है, चाउस होता है ये माइम का सिनोनिम होता है, सेम कंडीशन होती है, वायलेंट या एक्सट्रीम डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट चलते हैं जॉस्टल होता है। तो जॉस्टल मतलब होता है पुश, एल्बो और बम अगेंस्ट, ठीक है ना, रफली टिपिकली इन द क्राउड। नूज मतलब लूप विद द रनिंग नॉट, टाइटनिंग एज अ रोप और द वायर इज पुल्ड एंड द यूज टू ट्रैप एनिमल और द हैंग पीपल। तो नूज उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना, फांसी फूसी वगैरह के लिए आप याद कर सकते हैं। ट्रैंक्विलिटी याद रखना, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस, काम, ठीक है ना। और माइम मतलब होता है एक्सट्रीमली वायलेंट या डिसऑर्डर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आता है आपका सिनोनिम ढूंढना है। तो डिसकंटेंट। तो डिसकंटेंट का जो होता है, डिसकंटेंट का मतलब देख लीजिए, ब्रेक द कनेक्शन ऑफ और बिटवीन, किसी चीज़ को क्या करना, कनेक्शन को करना आपका ब्रेक करना। तो वो बोल रहा है इसका आंसर क्या होगा, डिसकनेक्ट होगा, डिससेटिस्फिकेशन होगा, डिसओबीडेंट होगा या डिसमिसल होगा, ठीक है ना। तो डिसकंटेंट का, सॉरी मैंने डिसकनेक्ट का बोल दिया। डिसकंटेंट मतलब होता है लेक ऑफ द सेटिस्फिकेशन। तो बस हो गया, लेक ऑफ, डिसकंटेंट मतलब क्या होता है, लेक ऑफ सेटिस्फिकेशन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डिससेटिस्फिकेशन बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ है मीन्स द लेक ऑफ द सेटिस्फिकेशन वो वंस पोजेशन, स्टेटस और द सिचुएशन। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इज डिसकंटेंट, डिससेटिस्फिकेशन, माइजरेबल और अनहैप्पी, ठीक है ना। अच्छा बाकी की अगर बात करें, डिसकंटेंट मतलब होता है ब्रेक द कनेक्शन ऑफ और बिटवीन, ठीक है ना, तोड़ना क्या बोलते हैं, कनेक्शन को तोड़ना किसी के बीच का। डिसओबीडियंट मतलब आज्ञा को फॉलो नहीं करना, जैसे बोलते हैं ना ओबीडियंट, आज्ञाकारी। डिसओबीडियंट मतलब होता है अनाज्ञाकारी, मतलब जो बातों को नहीं मानता, फेलियर और रिफ्यूजल टू ओबे द रूल्स और द सम इन द अथॉरिटी। और डिसमिसल आप जानते हैं द एक्ट ऑफ द ऑर्डरिंग और द अलाउइंग समवन टू लीव। डिसमिसल होता है जैसे आपने क्रिकेट में सुना होगा डिसमिसल, किसी चीज को छोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं परसीव। परसीव आता है, सिनोनिम्स ढूंढना है इसका। परसीव का मतलब होता है टू नोटिस, नोटिफाइड, ये बोलते हैं टू नोटिस और बिकम द अवेयरनेस अबाउट समथिंग या ऑफ समथिंग। तो बस समझ में आ गया, नोटिस हो जाएगा इसका आंसर। बाकी का अगर मतलब देखेंगे तो ऑप्टेन का मतलब होता है टू गेट समथिंग स्पेशली टू बाय मेकिंग एन एफर्ट, कंटिन्यू टू कीपिंग डूइंग समथिंग विदाउट द स्टॉपिंग। लिखने की जरूरत नहीं है ऑप्टेन, इनकी मीनिंग कंटिन्यू, आप जानते हैं इग्नोर मतलब टू पे नो अटेंशन टू समथिंग, तो लिखने की जरूरत नहीं, बस परसीव का मतलब याद रखना। परसीव मतलब टू नोटिफाइड, ठीक है, या नोटिस होना। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखना है कि अंडरलाइन इडियम, जो आपकी इडियम्स है, इसका मतलब क्या बनेगा। तो लिखा हुआ कॉल सेंटर हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड। तो क्या हो सकता है, अनवांटेड एडिशन नहीं। कॉल सेंटर तो बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप जानते हैं कि अगर हेल्पलाइन सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर होते हैं, हमारी क्या करते हैं, जितने भी शिकायत होते हैं उन्हें दूर करते हैं। तो अनवांटेड एडिशन तो नहीं होगा भाई, लग्जरी आइटम भी नहीं होता, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी नहीं होती, इसेंशियल एलिमेंट होता है ये, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा अ पार्ट एंड पार्सल का वो बनेगा आपका इसेंशियल एलिमेंट। इसी की तरीके से कुछ और भी आपके आते हैं, जैसे पीस ऑफ द एक्शन आता है, तो उसका मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट और द एडवांटेज दैट कम्स फ्रॉम एन एक्टिविटी।
अ पीस ऑफ द पाई होता है अ शेयर, ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, ये वाली इडियम। अ शेयर ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ द एक्शन ये होता है इन्वॉल्वमेंट इन द समथिंग सक्सेसफुल दैट समवन एल्स हैज स्टार्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वही ये इडियम्स देखनी है कि ही विल गेट हिज वर्क डन बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना, कोई भी। तो बाय हुक और बाय क्रुक आप जानते हैं किसको बोलते हैं, तो बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, चाहे वो अच्छा करना पड़े चाहे बुरा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो होता है बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है ना। अच्छा, प्ले मैरी हेल विद एस, ठीक है ना, लिखा हुआ है तो सीरियसली डैमेज और द कंफ्यूज समथिंग, ये लिख लेना। प्लेस बाय एयर, प्ले बाय एयर या प्लेथ बाय एयर, टू प्ले अ पीस ऑफ द म्यूजिक बाय रिमेंबरिंग द नोट और प्ले अ जोक ट्रिक ऑन टू कंफ्यूज समवन और द कॉज अ प्रॉब्लम और देम। चलो आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड गिवन वर्ड। तो एक लिखा हुआ है एसरबिटी। एसरबिटी मैं बता देता हूँ कि एसरबिटी मतलब होता है, एसरबिटी निकल के आता है एसरबिक से, एसरबिक। और एसरबिक मतलब होता है कड़वाहटपन। क्या होता है? कड़वाहटपन, कड़वाहटपन, ठीक है, रिश्तों में हो सकता है कड़वाहट, ठीक है ना, ये थोड़ा दिमाग में रखना। फिर आता है कैटिवोरस। कैटिवोरस जो निकलता है वो निकलता है आपका किससे, कॉप्स से, ठीक है ना, कॉप्स से। और कैटिवोरस जो निकलता है वो निकलता है आपका कॉप्स मतलब होता है लाश, मृत, ठीक है ना। गैरुलस भी सही लिखा हुआ है, यहाँ पे हेट्रोजेनस गलत लिखा होगा। आपने देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है होमोजेनस कंडीशन, ठीक है ना, जैसे नहीं बोलते समांगी और विषमांगी। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो होमोजेनस इस तरीके से लिखा जाता है, तो हेट्रोजेनस भी इसी तरीके से लिखा जाता है आगे इस तरीके से। तो GINIUS नहीं होता, यहाँ पे ही गलत है, तो ये याद कर लेना। हेट्रोजेनस मतलब क्या, विषमांगी, डिफरेंट। होमोजेनस मतलब कैसा होता है, सेम, समांगी, ठीक है ना। तो एसरबिटी यहाँ पे लिखा मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग द एसरबिक, ठीक है ना। कैडेवरस मतलब होता है, एसरबिक मतलब कड़वाहटपन, ठीक है ना। और कैडेवरस मीन्स और रिलेटिंग टू द कॉप्स, मतलब आपका क्या होता है, कॉप्स मतलब होता है आपका क्या, लाश। गैरुलस होता है मीन पोटेंशियली पॉइंटलेसली और द अनोइंगली टॉकेटिव, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना बिना किसी मतलब के। और हेट्रोजेनस मैंने आपको बता दिया, विषमांगी बोला जाता है इससे। अच्छा, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, ये थोड़ा कठिन था। फिलिपेंसी, कैनरी, बेसमेक हो गया, एबरेशन हो गया, बहुत टफ था, छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को आप। तो यहाँ पे कौन सा गलत लिखा हुआ है ये बोल रहा है, तो यहाँ पे जो गलती है वो है यहाँ पे काइकेंड्री में। काइकेंड्री में यहाँ पे ई होता है, ठीक है ना। तो फिलिपेंसी का मतलब देख लेते हैं। तो द वर्ड फिलिपेंसी मीन द अनबिकमिंग द लिविटी ऑफ द पर्टनेस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीव एंड द स्केट मैटर स्कैड मैटर्स। द बेसमेट का होता है आपका, बेसमेट का आता है आपका मीन्स टू कॉज हार्म और डैमेज टू द प्योरिटी और ब्यूटी ऑफ द समथिंग। तो ये जरूर नोट कर लेना इनका मतलब। एब्रेशन मीन द समथिंग और द समथिंग रिगार्डेड एज द अटिपिकल एंड द देयरफॉर एबल टू इग्नोर और द डिस्काउंटेड, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। और काइनरी का जो मतलब होता है, सेंस होता है हैविंग नो मीनिंग, ठीक है, काइनरी। तो यहाँ पे ई होता है, तो इसका मतलब होता है कोई मतलब ना बनना। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, वर्क फॉर विच नो सेटिस्फाइड। इसे आप जानते हैं ऑनररी बोला जाता है। रैंक नहीं होती आपकी, जैसे ऑनररी रैंक दे दी जाती है आपकी जैसे आर्मी में, तो वो होता है उस काम के लिए जिसके लिए आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसे बोलते हैं ऑनररी। ऑप्शनल आप जानते हैं, ऑप्शनल मतलब अवेलेबल टू द चूजन बट नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब ऑप्शनल होता है। बोनस आप समझते हैं, एक्स्ट्रा जो होता है ना, जैसे बोनस दिया जाता है, एन एक्स्ट्रा एंड द अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज बोलते हैं। ऑनररी होता है द वर्क फॉर द विच नो पेमेंट इज मेड। याद रखना। मैंडेटरी आप जानते हैं कि जो होता है कि कंपलसरी, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका कौन सा, ऑनररी। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट्स। तो इसमें भी वही करना है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ द स्लिप ड्यूरिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर, जैसे आपने देखा वो भालू है तो 6 महीने सोया रहता है सर्दियों में, खासकर जो ध्रुवीय भालू होते हैं। तो वो कंडीशन होती है आपकी हाइबरनेशन की। कौन सी होती है, हाइबरनेशन। आंसर ये बन जाएगा। डिहाइड्रेशन आप जानते हैं जब पानी की कमी पड़ जाती है शरीर में। कॉन्स्टिपेशन जब क्या होती है, मचलन होती है, जी मचलाता है, उसे कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और सोमनैम्बुलिज्म, तो ये सोमनैम्बुलिज्म होता है जब क्या होता है, स्लिप वॉकिंग होती है, नींद में चढ़ना। तो याद रखना है कि हाइबरनेशन होता है। हाइबरनेशन प्रोसेस कौन करते हैं, बियर करते हैं, खासकर जो पोलर बियर होते हैं या बियर होते हैं, ये हाइबरनेशन प्रोसेस करते हैं। 6 महीने सोए रहते हैं, 6 महीने जगे रहते हैं, इस तरीके से याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इफ़ यू हैव द राइट स्किल। अब किसके लिए, गेन की। देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर गेन, देयर इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीज, ऑप्टेन। ऑप्टेन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, गेन इंक्रीज ये पॉजिटिव वर्ड्स है, ऑप्टेन तो नहीं आ सकता। एडवांसमेंट, ठीक है। देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, ठीक है, ये वर्ड आएगा आपका। इन दोनों में से थोड़ा भारी वर्ड कौन सा, एडवांसमेंट है। तो
तो यहाँ पे इफ़ यू हैव अ राइट स्किल, तो यहाँ पे गेन का मतलब प्रॉफिट होता है, इंक्रीज मतलब प्रोग्रेस होता है, ऑब्टेन मतलब अचीव होता है, एडवांसमेंट द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द समथिंग टू मेक द, अब देखो यहाँ पे लिखा है एडवांसमेंट इज द प्रोसेस, ऑल अदर वर्ड्स आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। तो एडवांसमेंट तो प्रोसेस होती है और बाकी रिजल्ट होते हैं, गेन और इंक्रीज जो होते हैं वो एडवांसमेंट के बोल सकते हैं रिजल्ट है आपके। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो एडवांसमेंट बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वी कॉल अवर सेल्फ एजुकेटेड बट मैक्सिमम अस डोंट थिंक इवन वंस वाइल स्प्रेडिंग, ठीक है ना, ऑन द पब्लिक। अब देखो हम अपने आप को क्या मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, एजुकेटेड मानते हैं, पर कई चीज़ गलती करते थे, कहाँ पे करते हैं भाई, लिटर थिंग पे करते हैं। लिटर थिंग मतलब होता है जब गार्बेज, कूड़ा कहीं भी फेंक देते हैं, इंक्लूडिंग पेपर, रैपर्स, पील्स, कहीं भी फेंक देते हैं, तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा। लिथल मतलब होता है फैटल, खतरनाक या पॉइजनस, ठीक है ना। अच्छा, लिटरल मतलब होता है फैक्चुअल, ये जरूर लिख लेना, लिटर का मतलब होता है, ठीक है ना, LITTER गार्बेज, ठीक है ना। लीथल मतलब होता है फैटल, ये तो आप जानते होंगे। लिटरल मतलब होता है फैक्चुअल और एग्जैक्ट, और लेट्सम मतलब होता है आपका हेटफुल और हॉरिबल। तो ये याद कर लेना। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो लिटर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो ये। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वही आपका पैराजम्बल्ड है। तो लिखा आई अपॉइंटेड देम आउट ऑफ माई कॉम्पेनियन, तो इससे कुछ पता नहीं लग रहा है, ये पहला तो हो नहीं सकता। द वुमन फेस वॉज फैमिलियर बट आई कुड नॉट रिकॉल हु सी वॉज, ठीक है, देखना पड़ेगा, द वुमन है, ये देखना पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है ना, पर उसने पहचाना नहीं उन्हें। तो यहाँ से ये पता लगता है कि इससे पहले कोई घटना हुई होगी, ठीक है ना, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। एट द वेरी नेक्स्ट टेबल, ये तो हो नहीं सकता, पहला भी नहीं हो सकता, इसको होल्ड पे रखो। एज आई वॉज डूइंग सो अनदर कपल केम एंड ज्वाइन देम, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा देख लेते हैं, एट द वेरी नेक्स्ट टेबल, ठीक है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। एज आई वॉज डूइंग सो अनदर कपल केम एंड ज्वाइन देम, तो ये भी नहीं हो सकता कि जब मैंने देखा तो अनदर कपल केम, दूसरा कपल आ गया था। आई वॉज डूइंग सो, एज आई वॉज डूइंग सो, जब तक मैं कुछ काम कर रहा था, अनदर कपल केम एंड ज्वाइन देम, तो दूसरा कपल ने उन्हें ज्वाइन किया। तो ये शुरुआत में तो नहीं हो सकता। अब देखो, पहला नहीं हो सकता, लास्ट नहीं हो सकता, बी को होल्ड पे रखा हुआ। एट द वेरी नेक्स्ट टेबल टू अवर सेट लेडी एडगर एंड द ब्राइन मार्टिन थी बैठी हुई, तो सी हो सकता है, ठीक है ना। ए हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। डी भी नहीं हो सकता, तो डी तो है ही नहीं, उसे रहने दो। अब ये तो सी होगा या तो फिर कौन सा होगा, बी। पर हमेशा याद रखना कि जब दो बार लिखा जाता है ना जिस चीज़ को, उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं फंसाने के लिए। तो सी को पहला मानते हुए एट द वेरी नेक्स्ट टेबल टू अवर सेट लेडी एडगर एंड द ब्राइन मार्टिन, इसे पहला मान लेना है। अब या तो ए आएगा तो डी आएगा। एज आई वॉज डूइंग अनदर कपल केम एंड ज्वाइन दम, या तो ये आएगा, या तो फिर आएगा आपका कौन सा, ए, आई पॉइंटेड देम, कि मैंने उनकी तरफ देखा, या उनकी तरफ इशारा किया, या उनकी तरफ इशारा किया, यही बोलेंगे उनकी तरफ, ठीक है ना। और टू माई आउट टू माई कॉम्पेनियन, तो ठीक है, यहाँ पे पता लग रहा है कि ये एडगर क्या बोलते हैं, एडवॉर और ब्राइन मार्टिन की बात कर रहा है, तो ठीक है। सी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद आई वॉज डूइंग सो अनदर, तब तक जब तक ये मैं कर रहा था तब तक दूसरा कपल आ गया, और फिर लास्ट द वुमन फेस वॉज फैमिलियर बट आई कुड नॉट रिकॉल हु सी वॉज, तो ये फैमिलियर लग रहा था, मतलब जाना पहचान लग रहा था, पर मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो आंसर बन जाएगा CADB, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइंस्टीन हैड अ डीप डिस्टेस्ट, तो पैराजम्बली फॉर द इन्फोर्स्ड लर्निंग एंड द वाज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर्स, ठीक है। आइंस्टीन वाज आल्सो, तो देखो अब वाज आल्सो आ गया ना, ठीक है ना, तो वाज आल्सो आ गया, तो बी पहला नहीं हो सकता, बी पहला नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा भी नहीं है, ठीक है। द ग्रेट फिजिसिस्ट गैलियो 2, अब यहाँ पे 2 आ गया, मतलब गैलियो की बात बाद में हो रही है, तो सी भी नहीं आ सकता, तो ये तो जो आएगा कट डाउन, ठीक है। ही ऑफन फेल्ट, अब ये ही ऑफन फेल्ट दैट द फॉर्मल एजुकेशन इनफ्रेड विद द हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर, अब ये तो ये किसके लिए आ रहा है, गैलियो के लिए आ रहा है, ये तो फिर आइंस्टीन के लिए आ रहा है, पर सिर्फ गैलियो की बात यहीं पे हो रही है। गैलियो 2 सेड दैट यू कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर इट विद इन देमसेल्फ, तो यहाँ पे आइंस्टीन की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से जो पहला आएगा, तो ये तो पहला हो नहीं सकता, डी पहला नहीं हो सकता, तो ये कट डाउन कर दो। अब या तो ये पहला ये वाला होगा, या तो ये वाला होगा, तो पहला चलो मान के चलते हैं। आइंस्टीन हैड अ डीप डिस्टेस्ट फॉर इन्फोर्स्ड लर्निंग एंड वाज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर्स, ठीक है, पहला ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो आएगा या तो सी आएगा, या तो वो बोल रहा है डी आएगा। तो आइंस्टीन के लिए क्या आ सकता है, सी तो आ नहीं सकता, गैलीलियो की बात नहीं, पहले उसी की बात हो रही। ही ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन इन्फ्रारेड, तो ये आ जाए आपका क्या आ जाएगा, इन्फ्रारेड, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला। फिर डी आ जाएगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, डी नहीं, पहले ये, पहले आइंस्टीन हैड द डीप डिस्टेस्ट फॉर द इन्फोर्स्ड लर्निंग एंड द वाज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर, फिर आ जाएगा ही ऑफन फेल्ट द फॉर्मल एजुकेशन इन्फ्रारेड with his natural desire to learn and explore, फिर आ जाएगा आइंस्टीन was also severely critical of the exam based education system the great physicist, बिल्कुल सही है, ये लास्ट में गैलीलियो 2 सेट द यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो आंसर बन जाएगा कौन सा, ADBC।
तो होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आप देख लेना कि इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन करने ही करने। उसमें से देख लीजिए, जैसे पैराजंबल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो आसानी से हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, या फिर आपका कौन सा हो गया, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन हो गया, वो आसानी से हो सकता है। क्लोज टेस्ट आपका आसानी से हो सकता है। हाँ, सिनोनिम्स होते हैं जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उनमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। खासकर मैं जो कोशिश करता हूँ एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट होता है आपका कौन सा, जो आपका सेंटेंस एरर होता है, वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको आता है तभी उसे करें, वरना ना करें, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैथ या रीजनिंग की होगी। और आज ही मैं कोशिश करूँगा कि CHSL का जो मॉडल पेपर 2 है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन है वो दे दूँ आपको, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और किसके GS के, ठीक है ना। तो इस वीडियो का जो PDF है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट एकेडमी के। अगर वहाँ पर आप नहीं है तो आप टेलीग्राम पे इसका PDF ले सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पे भी मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप जाकर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।